किया ना उनको LMS पे काइंडली अपलोड कर दीजिएगा, ताकि ठीक वो इजी हो जाए, हाईली एक्सेस हो जाए। ठीक है, ठीक है जी, मैं कर थैंक यू। दूंगा इंशाल्लाह। ओके। एक्चुअली बस इसमें से एक तो कुछ इस तरह से पता नहीं क्या वो कुछ मसले हुए इसमें, आई डोंट नो, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है कि वो जो है हो नहीं सका। जब भी मैं जो है क्या कहते हैं इसको डाउनलोड करने के लिए, रिकॉर्डिंग डाउनलोड करने के लिए उसको बटन प्रेस करता हूँ उसको, तो वो जो ये फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल जो होती है, वो बार बार ओपन कर रहा था। तो देखें, अगर एक आध अगर कुछ रह गया तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये कि बाकी मैं सारे अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। सबके लिंक जो है मैं बना के अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, उसका लिंक जो है मैं उस पर LMS के ऊपर जो है वो रख दूंगा, तो फिर वो आप लोग देख लीजिएगा। जिस जिस दिन जो लेक्चर दिया गया है वो तो वो उसी जो है क्या कहते हैं वीक में मैं ऐड कर दूंगा उसको। जी जी सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। जो वेलकम। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन के ऊपर, एबिलिटी टू पे और बेनिफिट प्रिंसिपल और एबिलिटी टू प्रिंसिपल, ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। अच्छा, ये कभी कभी जॉइंटली भी होता है ये, सही ना? एबिलिटी टू पे और दूसरा जो, सॉरी ये जरा ट्रेन गुजर जाए। एक्चुअली मेरा जो घर है ये बिल्कुल शाहरा फैसल पे इसके साथ ही है, ट्रेन की पटरी के पास, तो इस वजह से गुजरने में का आप लोगों को अक्सर आवाज़ आती रहती होगी। कोई बात नहीं सर, लोकेशन अच्छी है मगर आपके घर की। हाँ, लोकेशन तो अच्छी है। जब हम यहाँ नए नए जब आए थे तो हम रोज़ाना रात को जो है सिर्फ जहाज़ों को उतरते हुए देखते रहते थे सामने, क्योंकि बिल्कुल सामने एयरपोर्ट है हमारा एकदम। ओके जी। एयरपोर्ट एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, और ये मैंने जैसे आपको बताया था कि ये जो है जॉइंटली भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि ये अमूमन यूटिलिटीज़ के अंदर होता है। इसमें सबसे जो अहम एग्जांपल है वो उसकी इलेक्ट्रिसिटी की है, कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या है। एक तो ये है कि जनाब बेनिफिट प्रिंसिपल, कि जो उसको यूज़ करेगा वो जाहिर बात है कि वो उसको पे करना पड़ेगा। और एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल क्या है, कि जो जितना ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो वो उसके हर जो एडिशनल जो जो स्लैब है उसके ऊपर उसका रेट भी जो है बढ़ता चला जाएगा। हालांकि कंजम्पशन इज कंजम्पशन, कि फॉर एग्जांपल कि अगर वो 200 यूनिट्स अगर यूज़ कर रहा है तो उसके लिए जो है टैरिफ कुछ और है, लेकिन अगर 200 से ऊपर हो जाता है तो उसका टैरिफ जो है वो बढ़ जाता है। 500 से ऊपर होता है तो उसका टैरिफ और बढ़ जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पर क्या बात हो रही है, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, इस अजम्पशन के साथ कि जो जितना ज़्यादा यूज़ कर रहा है, जितना ज़्यादा बिजली कंज्यूम कर रहा है, इट मीन्स कि उसकी इनकम भी उतनी ज़्यादा है एंड ही हैज़ टू पे मोर। तो ये जो है क्या कहते हैं जॉइंटली भी होता है। ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी में ही जो है वो इस तरह से होता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जिसको जो समझाना जो है ज़रूरी था जिसको, अ, मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ। कहा गया, हु बेयर्स द बर्डन ऑफ टैक्स। ये जो अभी तो हमने देखा उसके ऊपर कि जनाब के कंज्यूमर भी बर्डन, कंज्यूमर पे भी बर्डन होता है, और जो प्रोड्यूसर है उसके ऊपर भी बर्डन होता है। हमने जो एग्जांपल देखी थी उसके अंदर, उसमें किसके ऊपर टैक्स लगा हुआ था? सप्लाई के ऊपर टैक्स, सप्लायर के ऊपर टैक्स लगा था वो, जब भी सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट हुआ था। अब ये जो है गवर्नमेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स में जो है वो कंडीशंस को देखते हुए कभी कंज्यूमर पर डायरेक्ट टैक्स लगाती है और कभी सप्लायर्स पे लगाती है। और कभी बड़ा एक अजीब सा होता है कि जनाब कि टैक्स तो सप्लायर पे लगाती है लेकिन पे किसको करना पड़ता है, वो कंज्यूमर को पे करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स है, कि वो जो कलेक्ट करेगी किससे, वो प्रोड्यूसर से कलेक्ट करती है, लेकिन वो उसके प्राइस के अंदर शामिल होता है। इसी तरह से जो कस्टम ड्यूटी है वो भी इसी तरह से है कि जनाब जो इंपोर्टर है, अगर कोई इंडिविजुअल इंपोर्टर है तो जाहिर है कि इसका मतलब है कि वो इंडिविजुअल इंपोर्टर को पे करना पड़े, लेकिन अगर कोई कंपनी इंपोर्ट करती है उसको, तो वो कंपनी जो है वो उसके ऊपर प्राइस के ऊपर वो उसको प्राइस के अंदर ऐड कर लेती है। तो ये इंसिडेंस ऑफ टैक्स, एक्चुअल इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो है वो जो आपके एनालिसिस के जरिए से आता है कि जनाब कि ये जो टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है वो किस किस के ऊपर पास ऑन हुआ है। सही है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल, चलें वो थोड़ी सी एक दूसरी एग्जांपल है, वो हम बाद में देख लेंगे। तो अभी हम सिर्फ उसका एनालिसिस करते हैं कि जनाब कि किस तरह से बर्डन ऑफ टैक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंट सिनेरियो के अंदर। ये जो सिनेरियोज होंगी वो ज़ाहिर है कि ये है जब हम इकोनॉमिक्स से बात कर रहे होंगे तो वो सिनेरियोज एक्चुअली शो कर रहा होता है
इलास्टिसिटीज़ को कि सप्लायर की इलास्टिसिटी कितनी है और डिमांड की इलास्टिसिटी कितनी है। और होता यह है कि जिसकी इन इलास्टिक डिमांड होती है या इन इलास्टिक सप्लाई होती है, जो रिलेटिवली डिमांड कोई भी एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि जनाब पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम की जो है वो डिमांड इन इलास्टिक है, बिल्कुल सबको पता है, लेकिन सप्लाई इन इलास्टिक है या नहीं है। अब जो जितना ज़्यादा जिसके अंदर इलास्टिसिटी कम होगी, टैक्स का बर्डन जो है वो उसके ऊपर ज़्यादा आएगा। ठीक है, ये अभी हम देखते हैं थोड़ा सा इसको, ये एक इस पे रिलेटिव इलास्टिसिटी है जो मैंने आपको बताया हुआ। पर्सन हु फिजिकली पेज टैक्स इज नॉट नेसेसरी द पर्सन हु बेयर्स द बर्डन ऑफ टैक्स। जैसे ये है कि कंपनी टैक्स सेल्स टैक्स पे कर रही होती है, लेकिन बर्डन किसके ऊपर आ रहा है? जाहिर बात है बर्डन सारा का सारा या मेजॉरिटी का जो बर्डन आ रहा होता है किसके ऊपर आ रहा होता है? Excuse, वो कंज्यूमर के ऊपर आ रहा होता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट, ये एक जो इसका ग्राफ है हम उसी के ऊपर आ जाते हैं। ओके, ये है जनाब, इसमें है जनाब सप्लायर और कंज्यूमर, इसमें दोनों की जो इलास्टिसिटी है वो दोनों की बराबर है, डिमांड की भी और सप्लाई की भी। अगर आप देखें कि इनका जो एक जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ वो दोनों का एक जैसा ही बनेगा, तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि इनका जो सप्लाई है और ये बिल्कुल सेम होता है। ये जो है या सेम प्रोपोर्शन से जो है वो हो रहा है। अगर गवर्नमेंट जो है वो सेल्स टैक्स सॉरी टैक्स इम्पोज करती है सप्लायर के ऊपर, तो उसकी वजह से ये जो सप्लाई कर्व है S0 कम होके S1 पे आ जाएगा। ठीक है, तो फिर वही जो हमारा सारा एनालिसिस था कि जनाब कि कौन कितना, अभी हम सिर्फ वो देख रहे हैं हिस्सा कि जो कि टैक्स का है, ये वाला हिस्सा जो है सप्लायर पेज और कंज्यूमर पेज, ये दोनों इसके ऊपर। अगर दोनों की इलास्टिसिटी सेम है, इक्वल है, तो इट व्हाट डज इट मीन कि जनाब कि दोनों कंज्यूमर और सप्लायर दोनों को सेम अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो बेयर करना पड़ेगा। और फिर वही है कि इसके अंदर डेड वेट लॉस जो है वो बढ़ जाएगा, डेड वेट लॉस जो है वो बढ़ेगा, यानी कि आपकी जो है वेलफेयर है ये भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी और प्लस जो इनएफिशिएंसी है वो भी साथ साथ बढ़ेगी, ये होगा। अच्छा, अब हम दूसरी कंडीशन आ जाते हैं। दूसरी कंडीशन कौन सी है कि जिसके अंदर जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है। ये समझ लें कि एक तरह का ये है, आप आ जाएं इस पे जो इलेक्ट्रिसिटी कह लें या फिर आप पेट्रोलियम की प्राइस लें, कि डिमांड जो उसकी इन इलास्टिक है, जितनी ज़्यादा भी प्राइस कम हो जाए, लेकिन क्योंकि वो एक नेसेसिटी जो है वो नेसेसिटीज़ में आती है, तो इस वजह से उसका डिमांड कर्व जो है वो ये रहेगा कि हायर प्राइस के ऊपर भी जो डिमांड पर फ़र्क आएगा वो बहुत थोड़ा सा आएगा। सप्लाई हमने कहा कि जिस तरह से पहले हमने इसमें देखा था प्रीवियस वाले में, वो भी अभी जो है वो इतना ही है। ठीक है, एक मिनट, राइट। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, सॉरी, इलास्टिसिटी जो है डिमांड की जो है सप्लाई, डिमांड की इलास्टिसिटी बहुत कम है, इन इलास्टिक डिमांड है, जबकि कंपैरेटिवली सप्लाई जो है वो इलास्टिक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि देखें डेड वेट लॉस इसके अंदर बहुत कम है। डेड वेट लॉस कम होने की क्या वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जो ट्रांसफ़र हो रहा है किसके ऊपर हो रहा है, ये गवर्नमेंट के पास जा रहा है। कि ये जो आपका जो पहले जो कंज्यूमर सरप्लस जो पहले यहाँ था, बिल्कुल ये वाला जो पॉइंट जहाँ मीट कर रहा है इससे ज़ाहिर बात है ऊपर था, तो ये कंज्यूमर का जो सरप्लस है वो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट के पास जा रहा है, जबकि सप्लाई वाले का जो है रिलेटिवली बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन जो उस साइड के ऊपर जा रहा है। तो सप्लाई वाले इतना जो है टैक्स उसके ऊपर बर्डन नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा बर्डन किसके ऊपर है, डिमांड के ऊपर। इस क्यों, इसलिए कि यहाँ पर डिमांड जो है वो इन इलास्टिक है एज कंपेयर टू सप्लाई। अब आ जाते हैं हम दूसरे केस के अंदर। अ, इसमें क्या है, अब इसमें पहले जो हमने देखा था इसके ऊपर किसके ऊपर था, ये टैक्स सप्लायर के ऊपर था, तो ये इस वजह से सप्लायर कर्व जो है वो ये शिफ्ट हुआ था। लेकिन बिल्कुल इसी तरह से और भी है कि अगर हम कहते हैं कि जना डिमांड के ऊपर अगर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, इस दफ़ा जो टैक्स लगा है वो डिमांड के ऊपर लगा, जो ज़्यादातर कंज्यूमर पे, यानी कि रियल वर्ल्ड के अंदर ज़्यादातर कंज्यूमर के ऊपर ही जो है वो टैक्स लग रहा होता है। सप्लायर के ऊपर इतना टैक्स जिसको हम कहते हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो नहीं लगता, इनडायरेक्ट टैक्स जो है ज़्यादातर कंज्यूमर के ऊपर ही लगता है। इसमें क्या हुआ है कि जनाब डिमांड जो है वो शिफ्ट हो गई है, वो अंदर आ गई है। क्या हुआ कि पहले ये प्राइस थी, इस प्राइस के ऊपर जो है ना गवर्नमेंट ने डिमांड के ऊपर टैक्स लगा दिया। डिमांड टैक्स लगाने का मतलब ये है कि उसकी इनकम जो है वो
कम हो गई। जब इनकम कम हो जाती है, इनकम आपकी इफेक्ट हुई है, तो इट मीन्स कि ये जो है आपका जो डिमांड कर्व है वो इन्वर्ट शिफ्ट हो जाएगा। इन्वर्ट शिफ्ट होने की वजह से अब डिमांड कर्व जो है वो ये है, और उसी अमाउंट से होगा जिस अमाउंट से ये टैक्स जो है वो लगा है। अच्छा, हमने कहा कि जनाब ये नॉर्मल गुड है, तो इसी वजह से अब जो नया जो होगा वो ये वाला होगा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि आपकी इनकम कम हो गई है तो सेम प्राइस के ऊपर जो है, सेम प्राइस आपकी ये थी जो पहले थी, अब उसके ऊपर टैक्स लगने की वजह से जनाब की डिमांड इतनी हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो रहा है इसमें कि जनाब सप्लाई, डिमांड इतनी है, सप्लाई इतनी, सरप्लस है। सप्लाई अगर ज़्यादा है और डिमांड कम है तो जाहिर बात है इसका मतलब सरप्लस क्रिएट हुआ है। सरप्लस क्रिएट होने की वजह से क्या होगा कि ये सप्लाई कम होना शुरू हो जाएगी, और सप्लाई कम होना शुरू होगी, लेकिन जो टैक्स का अमाउंट है वो तो उतने का उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर आके जो है इसको कट करेगा, तो इस प्राइस के ऊपर जो है ये जो है एक्चुअली जो इनिशियल के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो ये इतना जो है अगर टैक्स नहीं होता तो ये प्राइस होती, और अगर टैक्स होने की वजह से जो है फिर ये है। ये सारा का सारा जो जा रहा है किसके पास जा रहा है, ये गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो इसमें बस ये आप ट्रांसफायर सिर्फ हम इससे यही करते हैं कि जनाब के जो भी सूरत हाल होगी, हर सूरत हाल के अंदर जो टैक्स जो ये दोनों के ऊपर ही बर्डन आ रहा होता है। कभी किसी के ऊपर ज़्यादा आ रहा होता है, कभी किसी के ऊपर कम आ रहा होता है, चाहे सप्लायर के ऊपर टैक्स हो, चाहे डिमांड के ऊपर जो है वो टैक्स हो। अच्छा, ये तो सिर्फ टैक्स के हवाले से था जो गवर्नमेंट का था। अब हम आ जाते हैं उसके ऊपर। अच्छा, अब इसी तरह से और भी है कि ज़्यादातर जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो किसके ऊपर होता है? इनडायरेक्ट टैक्स सप्लायर के ऊपर होता है या बिजनेस सेक्टर के ऊपर होता है। लेकिन उसको पे कौन करता है? वो कंज्यूमर पे कर रहा होता है। अब जिन लोगों ने जो है टैक्स को लिया है या वो टैक्स के ऊपर जो है अपनी रिपोर्ट्स वगैरह फाइनलाइज करना चाह रहे हैं, तो उनको जो है वो यही है इसके ऊपर कि एक तो इंट्रोडक्शन आ जाए कि गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान के लिए जो है वो टैक्स का एक तो स्टैटिस्टिक्स होंगी कि जनाब कि कितना टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, फिर उसके अंदर मुख्तलिफ डिफरेंट प्रोपोर्शन होंगे कि सीएस इनडायरेक्ट टैक्स कितना है और डायरेक्ट टैक्स कितना है। फिर ये जो है एक आप ग्राफ के ज़रिए से बताएंगे कि जनाब के ओवर द 10 ईयर्स अगर आप ले रहे हैं या ओवर द 15 ईयर्स आप ले रहे हैं कि जनाब कितना है जो कि गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा शेयर कहाँ से ले रही है, और या उसके अंदर कोई ऐसा तो नहीं है कि एक जिसको हम कहते हैं कि कोई स्ट्रक्चरल शिफ्ट आया है। स्ट्रक्चरल शिफ्ट क्या हो सकता है कि जनाब आप बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे किसके ऊपर, इस पे इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर, और आपने इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो अब उसका प्रोपोर्शन कम होता चला जा रहा है। वैसे होना तो यही चाहिए कि इनडायरेक्ट का टैक्स का जो है प्रोपोर्शन है वो अभी तो पाकिस्तान में बढ़ता ही चला जा रहा है, और लेकिन ओवर द सेवरल ईयर जो है वो थोड़ा सा एक स्टैग्नेंट सा जो है वो रहा है। तो ये फिर उसकी बुनियाद के ऊपर जो है क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि जनाब के टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट की क्या थी, किसके ज़रिए से क्या जो है टैक्स, कौन कौन से हेड्स हैं जिसके ज़रिए से टैक्स जो है वो कलेक्ट हो रहा होता है। फिर उसके बाद ये है कि जनाब की जीडीपी का कितना पोर्शन है जो कि टैक्स कलेक्शन जो है वो हुई है, और कितनी शॉर्टेज है जो गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसके हवाले से कितना टैक्स जो है वो कलेक्ट हुआ है। और फिर उसके बाद डिफरेंट जो है वो पॉलिसीज़ होती हैं कि जनाब के टैक्स लगाने की वजह क्या थी, उसके ऊपर रेवेन्यू जनरेशन है, या किसी को डिस्करेज करना है, या किसी चीज़ को या किसी सेक्टर को प्रमोट करना है। इस हवाले से जो है या इसी तरीके से आप जो है वो रिपोर्ट बना रहे होंगे। ओके जी, अब हम आ जाते हैं दूसरे कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको देखा जा सकता है कि इफ़ेक्ट ऑफ प्राइस सीलिंग। तो जिस तरह से ये है कि मैंने इस पूरे एनालिसिस के अंदर आपको जो बताया था वो सिर्फ इसको बताया है कि जनाब डिमांड अगर इन इलास्टिक है तो क्या होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ लूँ कि नहीं जनाब कि डिमांड तो इलास्टिक है, सप्लाई इन इलास्टिक है, तो क्या होगा। ठीक है ना, ये ज़ाहिर बात है कि थोड़ा सा आपके सोचने के लिए है। और एक चीज़ मैं बल्कि आप लोगों को एक तरह का होमवर्क ही बल्कि दे देता हूँ कि ज़रा मैं उस पर क्वेश्चन पे मैं लिख दूंगा इसके ऊपर कि जैसे यहाँ पर डिमांड जो है वो इन इलास्टिक है, अगर सप्लाई इज़ मोर इन इलास्टिक दैन डिमांड, तो फिर उसके ऊपर टैक्स का बर्डन जो है वो किसके ऊपर आएगा, किस तरह से होगा, ये आपका समझने की एक तरह से ये सवाल होगा उसके ऊपर। अच्छा, थोड़ा सा टाइम क्योंकि बिल्कुल अप हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों के ऊपर बर्डन नहीं डालूंगा। अच्छा, नेक्स्ट जो क्लास होगी वो मैं सिर्फ आपको बता दूं क्योंकि उसके बाद जो है मिड टर्म है। ठीक है, तो मैं इसको जो ओवरऑल है ना बहुत ही ब्रीफली करके कोशिश करूंगा कि फर्स्ट हाफ के अंदर जो है क्या कहते हैं वो आपको
ये जितना आपका पढ़ा है वो सारा का सारा जो है एक दफ़ा और बता दूं, ठीक है, और जो एक थोड़ा सा और इसका हिस्सा रह गया है टैक्स तक का वो भी बता दूं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं जो आपको अच्छा, फिर एक चीज़ और भी, एक एक छोटा सा आप समझें कि एक क्विज़ कुछ इस तरह से होगा कि वो आपके जो है वो मिड टर्म के अंदर भी जो है काम आ रहा होगा। तो अगली जो क्लास होगी वो बेसिकली थोड़ा सा ये है कि आपको मिड टर्म के हवाले से होगी, जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम है वो जो है उसमें पेपर किस तरह का हो सकता है। कोई मैं एक सवाल जो है आप लोगों को जो है वहीं पर ही क्लास वर्क के तौर पर दे दूंगा, एक क्विज़ के तौर पर दे दूंगा, ताकि आप लोगों को एक थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि जो क्वेश्चन उसमें किए जाएंगे उसका जो है वो मतलब वो किस तरह के होंगे, और आपको जो है उस पर जो है रिस्पॉन्स किस तरह से करना है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? मिड टर्म सर कितने मार्क्स का होगा? यार मैंने 35 का सोचा हुआ है। 35? हाँ, इसलिए कि आपको ज़ाहिर है कि अभी तो आपको प्रेजेंटेशन देनी है, उसके भी मार्क्स हैं, रिपोर्ट जमा करानी है, उसके भी मार्क्स सर हैं। वो भी 30 ठीक है मार्क्स ना? तो होंगे ना सर हाँ presentation? जी जी, अच्छा, और इसी तरह से वो भी है आपका जो क्लास फाइनल। पार्टिसिपेशन है, और जो आप लोगों को मैंने क्विज वगैरह लिए उसके भी कुछ ना कुछ मार्क्स होंगे। तो मैं इस तरह से करूँगा उसको। ठीक है ना? हो सकता है कि अगर खुदा ना आई थिंक ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि अगर आप लोगों के नंबर जो है कुछ बहुत ज़्यादा किसी के कम आ रहे हैं जिसकी वजह से आप लोगों की परसेंटेज मुतासिर हो सकती है, तो मैं थोड़ा सा इंडेक्स को जो है ना ज़रा चेंज कर दूंगा यस सर। कि जिसके ये ताकि जो है ना वो थोड़ा सा हो जाए। लेकिन अभी तक तो यही समझेगा जो है। अब ये कि अगर तो कुछ लोग होंगे तो जाहिर बात है सिर्फ चंद लोगों के लिए तो ये चीज़ नहीं होगी। इट मीन्स कि अगर मेजॉरिटी जो है सही पेपर कर सकती है, और इसका मतलब मेजॉरिटी को समझ में आया, लेकिन सिर्फ अब थोड़े से ही लोग हैं, तो इसका मतलब ये है कि जनाब उन्होंने मेहनत नहीं की है, या उन्होंने जो है वो प्रॉपर टाइम जो है उसको नहीं दिया। तो मेरा ख्याल है कि इंडिविजुअल के जो है अगर लैकिंग को जो है मेजॉरिटी के ऊपर जो है वो इम्पोज नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? तो वो फिर हम देख लेंगे उसको, जो भी होगा इस तरह से। राइट? तो राइट बस सर। हाँ, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह वो मिड टर्म की जो है प्रिपरेशन के हवाले से होगी। ठीक है जी? ओके सर। ओके जी, चलें, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन? ये अभी जो मैंने आपको ये दोनों वीडियोस जो है, ये जो अभी पहले हमने जो रिकॉर्डिंग की थी और जो अभी मैंने की है, ये दोनों मैं आप लोग को अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज़।